Hello students, how are you? Let's we start our 11th standard biology chapter number 13 respiration in plant. I explained from the Zoom class up to the cycles of the respirations which are the cyclic carboxylic acid cycle, electron transport cycle and glycolysis. Now when the fermentation reaction occurs and the product is become ethanol in the yeast and the lactic acid in the human muscles or maybe in animal muscles, then after it's again start the aerobic respiration. And the aerobic respiration I explained up to the carboxylic acid and electron transport system. That in electron transport system there are ATP synthesis in the complex 5. ओके, आपके यहाँ पर बुक में जो दिया है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 तक दिया हुआ है ये, ठीक है। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि यहाँ पे डायग्राम में जो ATP सिंथेसिस हो रहा है वह हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एनर्जी का सिंथेसिस होता है या यूटिलाइजेशंस होता है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP का यहाँ पर जो सिंथेसिस हुआ है वो ADP यहाँ पे मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनील, इसके अंदर यहाँ पर जो फिंगर लाइक इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखता है वो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर ये ATP का सिंथेसिस हुआ है और वो ADP और जो अपना जो सेकंड जो फोरोफॉस्फोरिलेशंस जो होता है साइकिल उसके अंदर यहाँ पर ADP जो थी ATP के रूप में सिंथेसिस हो गई है। और यह कहलाता है कॉम्प्लेक्स 5 किसका, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था ना आपका, जिसके अंदर आपने रूबिक्विनॉन और वो साइटोक्रोम वो सबका आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रेगुलर ट्रांसफ़र होते जा रहे थे आगे। उसके बाद में यहाँ वहाँ तक था 4th कॉम्प्लेक्स तक, अब ये है 5th कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर जो ATP होती है वो एंड में सिंथेसिस हो जाती है और वाटर जो होता है वह बनता है, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है इसका, देखिए F0 और F1 फेज। F0 फेज जो है वह होती है इसकी कंपोनेंट F1 और F0 जहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है ये देखिए, ठीक है। इसमें F1 जो होता है वह हेड पीस होता है, वह प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है 5th वाला उसके अंदर बनता है और यहीं से जो इसकी सिंथेसिस होती है ATP की साइड स्टार्ट होती है और वह ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनती है। यहाँ पर F0 जो है इंटरनल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स के अंदर बनता है और वहाँ पर प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन मतलब होता है H+, ठीक है। तो वहाँ से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउटर से इनर मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर F1 के अंदर प्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ से देखिए ये रहा प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन है इसको प्रोटॉन बोला गया है, या आउटर मेम्ब्रेन से इसको क्रॉस कर रहा है। फिर यहाँ पे ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से यहाँ पर F0 फेज में गया है। F0 और F1 ये दोनों इसकी फेज बता रखी है, ठीक है। तो क्यों F1 लिया है, क्योंकि यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये, ठीक है। तो यहाँ से फॉस्फेट गया, फिर इसने जब रिएक्शन किया तो F1 हो गया और वहाँ से जब ATP का सिंथेसिस हो गई और ATP Na2 हाइड्रोजन इससे पास हो गए, ठीक है, मतलब प्रोटॉन पास हो गया। और F0 से इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट्स बन गया जिससे ATP का सिंथेसिस हो गया। तो यहाँ पर ATP का सिंथेसिस जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो कॉम्प्लेक्स 5 में होता है, जिसका आपको ये पूरा डायग्राम बताया हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और F0 F1, ठीक है। फॉस्फोरस 1 फेज और फॉस्फोरस 0 फेज। ओके, अब आता है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट। जितने साइकिल्स में आपके कंप्लीट हुआ है आप उसको सीरियली सारे साइकिल्स अच्छे से कीजिएगा। उसके अंदर था फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस, फिर जो फर्मेंटेशंस होता है वो एनारोबिक, ये एरोबिक, ये एनारोबिक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आता है अपना कौन सा कार्बोक्सिलिक साइकिल, जिसके अंदर जो था साइट्रिक एसिड वाला जो साइकिल था ना वो वाला साइकिल, ठीक है। और ये वापस होता है एरोबिक, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर यहाँ से अभी मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स 5 वाला जिसके अंदर ATP सिंथेसिस होती है। तो ग्लाइकोलिसिस के ब्रेकडाउन से लेकर के ATP सिंथेसिस तक जो होता है वह पूरा रेस्पिरेशन था, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट।
अब आता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या होती है कि यहाँ से जो रेस्पिरेशन हुआ इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और ग्लूकोज जो था वह 6 कार्बन से 5, 5 से 4 और 4 से 3 कार्बन के रूप में वहाँ से निकला था और एंड में एटीपी सिंथेसिस हुई थी, ठीक है। तो यहाँ इतने सारे स्टेप में यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे लीजिए आप रेस्पिरेटरी रेट के लिए सबसे फर्स्ट है आपका कि यहाँ पर ऑर्डिनरी पाथवे आया फंक्शनल, जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस जो था, फिर टीसीए मतलब ट्राई कार्बोनिक साइकिल जिसके अंदर सिट्रिक एसिड से स्टार्ट हुआ था और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड पे फिनिश हुआ था, फिर से वहाँ पर साइकिल हुआ था, ठीक है। ये वाला ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यह भी मैंने ये तीनों आपको साइकिल बताए थे। यह यहाँ से इसकी सीक्वेंस जो होती है ग्लाइकोलिसिस के बाद में एक फर्मेंटेशन आता है। तो फर्मेंटेशन जो था वो एनारोबिक होता है, वो ओनली लोअर टाइप्स के प्लांट्स यानी यीस्ट वगैरह के अंदर होता है, हायर प्लांट के नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर और हायर में किसमें एनिमल्स के अंदर होता है, तो वो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनाता है वो वाली, और यहाँ पर ये सारा एरोबिक रेस्पिरेशन से है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस, फिर यहाँ पे आया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, फिर यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बाद में जो ग्लाइकोलिसिस हुआ था इसके अंदर एनएडीएस सिंथेसिस हुई थी एनर्जी, ठीक है। एनएडीएस जो थी इसके बाद में यहाँ से सिंथेसिस हुई थी, ठीक है। इसे बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीजन जहाँ पे आके जुड़ता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट पाथवे होता है जिसके अंदर फिर से एनर्जी यूटिलाइज होती है और ओनली ग्लूकोज ही होता है, वह रेस्पायर्ड होता है, ध्यान रखिएगा आप, और कोई भी अनोदर सब्सटेंस रेस्पायर्ड नहीं होता है। हमेशा रेस्पिरेटरी जो यहाँ पर पूरा अपने सिस्टम पड़ा है इसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पायर होगा। आ गया पहले वो तीनों साइकिल, फिर यहाँ से एनएडी जो होती है सिंथेसिस, फिर ग्लूकोज रेस्पायर होता है ओनली सब्सटेंस में। इस तरह से ये पाथवे के बाद में यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना रेस्पिरेशन। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेशन जो होते हैं ये कंप्लीट होने के बाद में इसमें मैंने बताया था एटीपी एनर्जी का सिंथेसिस होता है। एक होता है एनएडीपी, ठीक है, एक होता है एफएडी और एक होता है एटीपी। तो इनके मॉलिक्यूल्स ध्यान रखिएगा, एटीपी के टोटल 38 मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन करने में से एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ओके। एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी रेट में, तो वहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 38 एटीपी यूटिलाइज होती है, उसके 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से बनाता है, अंडरस्टैंड। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके स्टूडेंट। अब आता है यहाँ पर मैंने फर्मेंटेशंस बताया था। तो फर्मेंटेशन जो होता है वह मैंने क्या बताया था, किस में होता है, ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशंस में, जहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है एब्सेंट होता है और कम्प्लीटली डिग्रीगेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और फर्मेंटेशन जो होता है उसके अंदर ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनारोबिक साइकिल फर्मेंटेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनारोबिक फर्मेंटेशन और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ओनली यूटिलाइज एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी सिंथेसिस 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और एरोबिक साइकिल वो सारे थे ग्लाइकोलिसिस और वो वाला जो आपके कार्बोनिक एसिड का साइकिल बनाया था वो डीटीएस, और उनके अंदर तीनों मिलकर के सीरियली वर्क करते हैं और 38 एटीपी सिंथेसिस होते हैं, वो एरोबिक साइकिल। तो आपको दोनों में जो डिफरेंस होते हैं एरोबिक एंड एरोबिक वह भी पता चल जाएगा और किस तरह से होता है वह भी कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो जाएगा। अब आता है एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे जो होता है यहाँ पर पहले इसका टर्म क्या है ये समझ लीजिए। एम्फीबोलिक मीन्स एक हो जो 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती है साथ में, एक होती है केटाबोलिक, ठीक है, और एक होती है एनाबोलिक। केटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों रिएक्शंस जो होती है वो रेस्पिरेशंस के अंदर एक साथ होती है सीरियली, और यह दोनों रिएक्शंस मिलके बनाती है एम्फीबायोटिक पाथवे, ठीक है। तो वह किस तरह से होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म यहाँ पर लेते हैं, ग्लूकोज, वह रेस्पिरेशंस में यूज़ होती है और वहाँ पर रेस्पायर होकर के वह क्या बनाती है, वह पूरे इस पाथवे को कंप्लीट करती है, जिसके अंदर जो होता है डिग्रेडेट के लिए इस पाथवे के अंदर एक फैटी एसिड डिग्रेडेट होता है, वह एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वह पाथवे के अंदर जो होता है एंटर करता है। एसिटाइल कोएंजाइम क्या है, यहाँ पर जो पायरुविक एसिड जो होता है जब इस साइकिल के अंदर एंट्री करता है तो उसमें एसिटाइल कोएंजाइम में आपको बताया था कार्बोक्सिलिक साइकिल के अंदर, तो वहाँ से बनता है ग्लिसरॉल जो होता है वह कन्वर्टेड हो जाता है PgAl में, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स के अंदर, और यह डिग्रेडेट हो जाता है एमिनो एसिड्स के अंदर। यहाँ पे ये पूरा क्या है
कौन सा साइकिल दिया हुआ है ये? एम्फीबोलिक पाथवे, जिसके अंदर 2 टाइप्स की रिएक्शन बताई थी और रिएक्शन मिलकर के क्या बनाती है? बायोमोलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट बनाती है। प्रोटीन इसके अंदर पार्ट लेता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये चारों के चारों मिलकर के इसके रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेते हैं। और यहाँ पर ये जो होता है, यह वाला जो एम्फीबोलिक पाथवे है वह बनाते, और इसको, इस स्टेज को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे पायरुवेट और एसिटिल कोएंजाइम्स मिलकर के फंक्शन करते। इस तरह से रेस्पिरेशंस के अंदर जो होता है, यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और यहाँ पे आपने करेक्ट समझ लिया है कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। यहाँ पर रेस्पाइट क्या होता है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी डिराइव्ड होती है, ठीक है। तो एसिटिल कोएंजाइम यहाँ पर लिया गया और इस तरह से उसने ब्रेकडाउन करके क्या बनाया? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, और उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो गया था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइट्रिक एसिड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको 2 टाइप की रिएक्शन बताई थी। इसमें एनाबोलिक में कौन सी थी? एक तो थी केटाबोलिज्म, मैंने नाम लिया था, और एनाबोलिज्म, ठीक है। ये दोनों मिलकर के जहाँ पर प्रोसेस आता है ब्रेकडाउन का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने का, वो कहलाता है केटाबोलिज्म। और जहाँ पर एनर्जी सिंथेसिस होती है एटीपी के रूप में, वो होता है एनाबोलिस पाथवे, और दोनों मिलकर के कहलाते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। समझ में आया? केटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म both work serially in these respiratory cycles, and both include called the amphibolic pathway. And catabolism means process of the breakdown, and anabolism is synthesis of the energy. Okay, breakdown वाला केटा हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर एनर्जी को सिंथेसिस करता है वो एना हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। एम्फीबायोटिक पाथवे हो गया है आपका। अब यहाँ पे मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स बनाए थे, जो इसमें रेस्पिरेटरी रेट्स में जो पार्ट लेते हैं, इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है ओनली ग्लूकोज का, जो कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लूकोज के फॉर्म में, और उससे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कौन सा साइकिल? ये वाला ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जिससे बनता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद में यहाँ पर जो होता है कार्बोक्सिलिक जो होता है, यह साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जो कहलाता है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये पूरा होता है ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने वाला साइकिल, लेकिन इसके साथ में जो अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह भी एक माइनर रोल इसके अंदर करते हैं, वो है फैट्स, ठीक है। फैट्स जो होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, यह कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं सिंपल बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और वही फूड जो होता है वो प्लांट का फूड होता है, ठीक है। वही रेस्पिरेटरी रेट जो होती है एनर्जी को प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर फैट जो होती है वह कॉम्प्लेक्स जो था वह सिंपल मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स जो था वह शुगर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो था एमिनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। और ये सबके सब मिल करके फिर पायरुविक एसिड्स के यहाँ पर आ जाता है क्या? एमिनो एसिड पायरुविक एसिड्स में काम ले लेता है, इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम आता है। और फैटी एसिड से जो ग्लिसरॉल बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम्स के यहाँ पर एक उसका काम करता है क्रेब्स साइकिल को एक्टिव करने के लिए। तो इस तरह से तीनों बायोटिल मिल करके बनाते हैं यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशंस, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। और इस तरह से ये पूरा इंटर जो रिलेशनशिप होती है मेटाबॉलिक पाथवे के बीच में वह भी बता दी है। और यह ब्रेकडाउन होकर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या था? ग्लूकोज। तो ब्रेकडाउन हो जाता है वह और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और वाटर को। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है एम्फाबोलिक पाथवे तक फिनिश हो गया है, और कौन से मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पार्ट लेते हैं वह भी हो गया है। अब है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस क्या कहलाता है? कितना ऑक्सीजन जो है वह रिलीज हुआ है, कितना ऑक्सीजन जो है वह कंज्यूम हुआ है, इन दोनों का रेशियोज जो होता है वह कहलाता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से इसको लिख देते हैं मैकेनिकल। यहाँ पर एक फिजिकल फॉर्मूला ले लेते हैं। RQ मतलब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एंड अपॉन वॉल्यूम ऑक्सीजन कंज्यूम। कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है उसको डिवाइड करते हैं किससे? कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, निकला है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला है और यह कितना कंज्यूम हुआ है, इन दोनों का रेशियो जो होता है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट्स कहलाता है। और यह बायोमोलिक्यूल्स अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसके अंदर यहाँ पर 1 होता है,
क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है, आर क्यू जैसे 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इसके अंदर, और 6 की 6 ऑक्सीजन भी यूटिलाइज होती है, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाता है 1। तो जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसकी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होती है वह 1 होती है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, जो यहाँ पे 6 जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने पार्ट लिया है, और उससे 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो रिलीज हुआ है। ये रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड और ये यूटिलाइज ऑक्सीजन, 6 को 6 से कैंसिल किया, 1 किसके अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट, मीन्स यहाँ पर। अब आता है कार्बोहाइड्रेट के सिवाय कौन सा बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं, एक और बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पर लेते हैं, कौन सा, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैट्स। तो फैट्स के अंदर जो होता है, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा होगा, ऑयल ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी। तो ऑक्सीजन के 145 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ग्लूकोज के भी देखिए यहाँ पर ये वाला, इसे बोलते हैं ट्रिपल मीटीन, ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड जो होते हैं वह क्या करते हैं, एकदम हार्ड उसके अंदर सॉलिड के अंदर आ जाते हैं फैटी एसिड्स, और यहाँ पर इसका हायर जो होता है मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, और इससे रिलीज होते हैं 102 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन यूटिलाइज ऑक्सीजन, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करने पे आ जाता है 0.7, जो किसके अंदर आता है, फैटी एसिड्स के अंदर रेस्पिरेटरी क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसके बाद एक और अपना बायोमोलिक्यूल्स कौन सा आता है, ठीक है, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स होते हैं एमिनो एसिड्स के रूप में, उनका क्या आता है, यहाँ पर उनका भी लेस देन 1 आता है, अबाउट एटलीस्ट 0.9। तो यहाँ पर तीनों के रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी पता कीजिएगा कि 1 जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, और जितने बाकी इसके सिवाय जो होते हैं उनका लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 किसका था, फैटी एसिड्स का कितना था, 0.7, ठीक है। इसका भी जो होता है यहाँ पर ये प्रोटीन्स जो था, इसका भी क्या होता है, प्रोटीन्स का भी लेस देन 1 होता है, और इसका कितना था, 0.9। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ही आपका पूरा रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट लेसन कंप्लीट हो गया है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।